गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि डीपीएसपी का क्या इंपॉर्टेंस है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है और इसे भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है, और इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान में इसे क्यों रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या एम है। ये सारी चीज़ों की चर्चा जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर हम बात करें तो अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है या जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में हमें दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर है पार्ट 4, यानी कि संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है उसी को ही कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड के संविधान से हमने बोरो किया है, और ये जो डीपीएसपी के जितने भी प्रोविज़न है वो नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि वाद योग्य नहीं है। जबकि अगर इसका मौलिक अधिकार से अगर हम अंतर करना चाहें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिशिएबल है, यानी वाद योग्य है। इसका क्या अर्थ होता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर वो एक तरीके की घोषणा होती है, वो राज्य सरकारों को ये बताता है कि आपको क्या क्या करना है, और अगर वो उन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, जुडिशरी नहीं जा सकते। लेकिन अगर स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वह आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है तब आप उसके अगेंस्ट जुडिशरी में जा सकते हैं। तो यही डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन अगर गवर्नमेंट या स्टेट करती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इसीलिए ये वाद योग्य है, जस्टिशिएबल है। लेकिन अगर डीपीएसपी को फुलफिल नहीं करता है गवर्नमेंट तो आप उनके अगेंस्ट जुडिशरी में नहीं जा सकते हैं। दैट्स वाई डीपीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल या अवाद योग्य कहा गया है। तो पहले हम ये देखें कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या है और इसका क्या जो अर्थ है, इसका क्या महत्व है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है, और ये संविधान की प्रस्तावना में जो बातें की गई हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी इंडियन प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इसके साथ ही साथ लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की जो बात है उस पर आधारित है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है, यानी गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागरिकों के प्रति, उन सारी बातों का उल्लेख जो है वो डीपीएसपी में किया गया है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करके जहां पर यह व्यवस्था की गई कि फंडामेंटल राइट के थ्रू प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वांगीण विकास होगा, तो वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करके इस बात की व्यवस्था की गई कि राज्य ऐसे आदर्शों, ऐसे आइडियल्स को पाने की कोशिश करेगा जो कि सोशल जस्टिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कंपल्सरी है। एक समय था कि जब राज्य का कर्तव्य समाज में केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना और जनता के प्राण, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा तक ही सीमित माना जाता था। लेकिन अब इस धारणा में चेंजिंग आ गई है। अब हम सभी एक वेलफेयर स्टेट के सिटीजन हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं, और इस राज्य का कर्तव्य है कि जनता के सुख सुविधा में, उनकी समृद्धि में अभिवृद्धि करना, और इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसमें कुछ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को बताया गया है जिसका पालन करना राज्यों को करना ज़रूरी है। राज्य का ये कर्तव्य है कि जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए इन डीपीएसपी को इन्फोर्स किया जा सके। अगर हम बात करें कि डीपीएसपी जो है वो क्या है, तो सप्रू कमेटी जो कि 1945 में
आई थी, इन्होंने सुझाव दिया कि जो नागरिक के अधिकार हैं उसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो कि जस्टिसिएबल होगी और दूसरा जो नॉन जस्टिसिएबल होगी, यानी एक जो वाद योग्य और दूसरा जो वाद योग्य नहीं होगी। तो जस्टिसिएबल राइट, जैसा कि आप जानते हैं कि वो फंडामेंटल राइट है, और नॉन जस्टिसिएबल राइट जो है वो डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी के बारे में हम डील में यहाँ चर्चा करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। आप जैसा जानते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यानी डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ बात करें, पहला है आर्टिकल 36 बताता है स्टेट के डेफिनेशन को। यहाँ पर स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा को बताता है, और यहाँ पर राज्य की परिभाषा वही है जो सेम पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में है। इस पे एक और वीडियो मेरा बना हुआ है, आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं कि राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 12 के तहत, और राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में है सेम वही आर्टिकल 36 में भी है। आर्टिकल 37 जो है वो ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, और इसके साथ ही साथ लेकिन इन्फोर्स ना करने के साथ भी ये गवर्नमेंट के लिए एक फंडामेंटल माना गया है, मूलभूत माना गया है। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट अगर कोई लॉ नया बनाती है तो वो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखे और इन्हीं सिद्धांतों को लागू करने के संदर्भ में वह कानून बनाए, और यही राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या बात करता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे, यानी कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाए, सोशल ऑर्डर को बढ़ाए, और इसके लिए वो बहुत सारे काम करेगा, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात उसको इंक्रीज करेगा, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रमोट करेगा, और इसके साथ ही साथ वो लोक कल्याण के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो करेगा, जिसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 जो है वो ये बात करता है कि राज्य के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि राज्य के द्वारा फॉलो की जाएगी। इसमें यह है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के समान साधन होंगे। इसके साथ ही साथ उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, और इसके साथ ही साथ पुरुष और स्त्री को किसी ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा जिनसे कि उनकी लाइफ जो है वो डेंजर जोन में जा सके। और इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट को बनाएगा जहाँ पर बच्चे जो है उनका विकास हो सके और उनको सुविधाएं दिए जा सके, ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। आर्टिकल 39 की बात करें तो ये बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 जो बात करता है ग्राम पंचायतों की, कि ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन प्रदान करना, और इसके लिए उन्हें शक्तियां और प्राधिकार देना। आर्टिकल 41 बात करता है कि कुछ विशेष दशाओं में, जैसे बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी इत्यादि में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार जो है वह सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है वो कुछ प्रोविज़न बनाएगा, कुछ वैधानिक प्रावधान बनाएगा। आर्टिकल 42 ये कहता है कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और मातृत्व सुविधाओं यानी मेटर्निटी जो रिलीफ है वो सारे प्रोविज़न जो है वो स्टेट बनाएगा। आर्टिकल 43 जो है वो ये कहता है लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, यानी कि कर्मचारियों के लिए जो मजदूरी होती है, और कुटीर उद्योगों का विकास, इट्स मीन्स कॉटेज विलेज जो है उसको डेवलप करना। आप जानते ही हैं कि कॉटेज विलेज की बात किसने की है? जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने। आर्टिकल नेक्स्ट है आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान बनाना। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, इट मीन्स यूनिवर्सल सिविल कोड।
आर्टिकल 45 जो है वो ये बात करता है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था करना। आर्टिकल 46 ये कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, ये बात करता है कि स्टेट की क्या ड्यूटी है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे, यानी उनका जो लिविंगहुड है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ाए, और इसके साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य की सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना, और जितने भी मादक पेय हैं, इट्स मीन जो वाइन ड्रिंकिंग है और ड्रग्स है उसके सेवन पर रोक लगाना, उसे रोकना, ताकि जो नागरिक हैं उनका समुचित विकास हो सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, ये बात करता है एग्रीकल्चर की और एनिमल्स के बारे में कि कृषि और पशुपालन का संगठन करना जिनका आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार किया जा सके, और गायों और बछड़ों एवं अन्य दुधारू तथा अन्य पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना और उनके वध का प्रतिषेध करना। आप जानते ही हैं कि यूपी में गौ संरक्षण अधिनियम से संबंधित कौन सा कानून बना है, आप सभी को पता है। आर्टिकल 48A की अगर हम बात करें तो ये बात करता है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की, यानी कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ साथ ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, यानी कि ये वन्य जीवों और वनों के रक्षा की भी बात करता है। आर्टिकल 49 जो है वो ये कहता है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुओं का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल पृथक रहेगी, सेपरेट रहेगी, और ताकि जुडिशरी जो है जो उसका जो काम है वो सही रूप से कर सके, बिल्कुल फ्री। इसीलिए इंडिया में जो है वो जुडिशरी जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, और इसका कारण आर्टिकल 50 भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है कि हमारा जो लास्ट DPSP है वो पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ये हमारी बात करता है। अगर हम बात करें कि जो DPSP है उसको हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने भागों में हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो DPSP है, जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है, हम इनको 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है गांधीवादी तत्व, यानी गांधीन पर्सपेक्टिव। दूसरा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि समाजवादी तत्व, और तीसरा है लिबरल यानी उदारवादी तत्व। तो गांधीन प्रिंसिपल क्या है? ये वो आर्टिकल्स हैं DPSP के और जो कि गांधी जी से प्रेरित हैं, और नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने इन सारी चीज़ों की बात की थी। फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 40 में बात की गई है ग्राम पंचायत की। तो जो ये DPSP का जो अनुच्छेद 40 है वो गांधी जी की से ही प्रेरित होकर यहाँ पे रखा गया है। 43 की जो बात है वो कहता है कॉटेज विलेज की, यानी कि कुटीर उद्योग की। इसी तरीके से ये जितने भी DPSP हैं वो गांधीवादी तत्व से प्रेरित हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि समाजवादी तत्व। ये समाजवादी जो प्रिंसिपल है, समाजवादी तत्व है, वो ये बात करता है कि समाज में सभी को एक समान रूप से देखा जा सके, और इसी के संदर्भ में आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47 को इंक्लूड किया गया है। तीसरा है उदारवादी। उदारवादी या लिबरल का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल को हम कितना अधिक से अधिक लिबर्टी दे सके, उसे
स्वतंत्र देख सकें। तो इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 44, 45, 48, 44, 48A, 49, 50 एंड 51। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि डीपीएसपी को हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछता है। मुख्यतः गांधीवादी जो तत्व है वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हमें पूरा लर्न होना चाहिए। अगर हम बात करें कि वैसे कौन कौन से डीपीएसपी हैं जो नए थे, जो ऐसे कौन कौन से नए राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जो बाद में जोड़े गए, तो हम ये देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, यानी कि 42वीं संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48 को जोड़ा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो अनुच्छेद 38 है, यानी कि आर्टिकल 38 है, उसको हमने 44 अमेंडमेंट यानी कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा, जो कि 1978 में हुआ था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 45 जो है उसको हमने 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में होता है, उसके द्वारा हमने एक उससे जोड़ा। और इसके साथ ही साथ एक जो एलिमेंट्री एजुकेशन था, यानी कि 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे थे उनके लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना, ये चीज़ों को हमने जोड़ा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो हमने जोड़ा 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया, और ये अनुच्छेद 43 जो बी है उसे यहाँ पर इस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी जानकारी हो जाए। थैंक यू।